आपका स्वागत करता हूँ स्टडी विथ निशांत चैनल में। दोस्तों, हमने देखा था कि पिछले दिनों में उपिंदर सिंह के प्रथम अध्याय में किस तरह से प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए अत्यधिक और अलग अलग तरीके के साहित्यिक एवं अन्य एंटिक्विटीज और पुरातात्विक सामग्रियाँ विश्व में पड़ी हुई हैं, विश्व के अलग अलग क्षेत्र में, साथ में भारत में। और इतिहास के अध्ययन और एवं मुख्य प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, इसको भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। और कुछ किताबों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम अध्याय में ही इतिहास के पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्रियों के अलावा इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन सी साइंटिफिक प्रोसेसेज हैं, वो साइंटिफिक प्रोसेसेज की चर्चा पुष्पेंद्र सिंह ने अपनी किताब में प्राचीन भारत में अच्छे से की है, तो उसका अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग उपिंदर सिंह की किताब के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं कि पुरापाषाण तथा मध्य पाषाण के काल में प्राचीन भारत से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, मेरा यह उद्देश्य होगा कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूजीसी नेट और सिविल सर्विसेज के परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के ऊपर ही मेरा जोर रहे। और विद्वता प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को पूरी किताब से होके गुजरना होगा, पूरी किताब को 4 या 5 दफ़ा पढ़ना होगा। परंतु ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 650 पन्ने की जो किताब है, एक्चुअली में ये हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो इस बात पर आधारित नहीं होता है कि हमने पूरी तरह से डिटेल में कितना पढ़ा है। हाँ, जब हम लोग इंटरव्यू फेस करते हैं तो जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल इस पे ही आधारित होती है, हमारी समझ के ऊपर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए तथ्यों के ऊपर मास्टरी हासिल बहुत ज़रूरी है। और उसको टेक्निक को डेवलप करने के लिए कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए हम लोग के लिए कौन सा फैक्ट महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं, ये जानने के लिए मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि ये बहुत जल्द आप लोग सीख जाएंगे। और चाहे वो कोई भी किताब क्यों ना हो, विशेषकर इतिहास से संबंधित, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये बात अच्छे से कि जो सवाल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद किया जाता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो भारत में, वह रटंत पद्धति पर आधारित है। इसमें मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होती कि यूपीएससी जैसे परीक्षा में भी आप देखेंगे कि इतिहास जैसे ऐसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, वो ज़्यादा लॉजिक देती नहीं है आपको। तथ्य के ऊपर अगर आपकी पकड़ है तो आप इतिहास के अच्छे जानकार होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि जो एक मनोवैज्ञानिक डर होता है, एक मनोभाव होता है कि इतनी बड़ी किताब है, इतनी मोटी किताब है, उसको किस प्रकार से याद किया जा सकता है, तो एक्चुअली में ऐसा है नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जब बार बार एक ही किताब को आप देखेंगे, चाहे ये किताब हो या फिर आने वाले समय में जो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगा या डिस्कस करूंगा, जो मैंने नोट्स तैयार किए, तो आप ये पाएंगे कि 650 पन्ने की असल में जो किताब है, एक्चुअली में नोट्स बना देने के बाद, उसको महत्वपूर्ण फैक्ट निकाल लेने के बाद, वो मुश्किल से 100 पन्ने में तब्दील हो जाती है। तो उन 100 पन्नों को याद करना, उसके लिए समझ का विकसित होना और उसके लिए ज़्यादा अच्छी याददाश्त का होना, दोनों होना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोगों की सारी चीज़ें, हम लोग की जो क्षमताएं विकसित होती है, वो कहीं ना कहीं हम लोग के अपने अनुभव से और अपनी इच्छाओं से होकर ही आती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रथम चैप्टर में। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मद्रास के निकट पल्लवरम में 1863 में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखा गया, एक ऐतिहासिक जगह को देखा गया और उसकी खुदाई की गई, जहाँ से प्रथम बार भारत में दक्षिण भारत में सर्वप्रथम बार पत्थर का हस्त कुठार खोजा गया था। तो किसके द्वारा खोजा गया था? तो यह खोजा गया था रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। और कब खोजा गया था? तो 1863 में। डेट तो महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, पर यह नाम बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा हस्त कुठार खोजा गया। आगे देखते हैं कि ब्रूस फुट ने 1868 में अपने अध्ययन के दौरान और 1873 ईस्वी में भी खोजे गए ऐतिहासिक औजारों को वियना की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा। तो भारत से जो भी सामग्रियाँ ब्रिटिशर लोगों ने यहाँ के चीज़ों का अध्ययन करने के बाद जो किताबें लिखी, वो कहीं ना कहीं या तो ब्रिटिश संग्रहालय में या फिर यूरोप के अन्य या फिर अमेरिका के संग्रहालय में रखी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये समझा जा सकता है कि किस प्रकार से भारत के प्राचीन वस्तुओं का दोहन हुआ। धन के अलावा भी भारत के प्राचीन संस्कृतियों को लूटने का कार्य अंग्रेजों ने किया।
तो आगे देखते हैं कि 1859 में किस प्रकार से डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब लिखी गई। तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, और जब हम हिस्टोरियोग्राफी की किताब पढ़ेंगे तो यह हम देखेंगे कि जो डार्विन है उन्होंने दोस्तों कि चार्ल्स लॉयल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो जियोलॉजी हम लोग जानते ही हैं कि भू से संबंधित, भू अर्थात कि अलग अलग तरह के पृथ्वी के ऊपर बदलाव हुए या पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में, चाहे वो भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो या अपरदन हो इत्यादि इत्यादि, जो नाम से ही जाहिर हो रही। तो दोस्तों ये डेट याद करना जरूरी है, 1830 से 33। प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई? तो चार्ल्स लॉयल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लिखी गई। आगे है कि टॉमस हेनरी हक्सली ने एविडेंसेज एज टू मैंस प्लेस इन नेचर। तो ये किताब टॉमस हेनरी हक्सली ने 1863 में लिखी। तो इसका अर्थ क्या होता है इस किताब का अर्थ? कि एविडेंसेज एज टू मैंस प्लेस इन नेचर, कि वो साक्ष्य जो मनुष्य को प्रकृति में एक विशेष जगह देती है, जिससे संबंधित ये किताब है। तो जाहिर सी बात है कि धरती पर मानव की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत इसमें दिए गए, इसके लिखे गए। और सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि पैलेयोजोइक और मेसोजोइक और तीसरा क्वाटरनरी कि ये जो हम लोग के सामने टेबल है भूगर्भ शास्त्रीय के द्वारा दिया गया था। तो एक सवाल पूछा जा सकता है, हालांकि ये सवाल कभी पूछा नहीं गया, सिर्फ एक ही बार यूजीसी नेट में पूछा गया था कि ये मध्यजीवी महाकल्प से संबंधित पूछा गया था। तो आप ये इसको एक बार जरूर पढ़ लें कि नूतन जीवी स्तनधारियों का युग सेनेजोइक चतुर्थ काल में, क्वाटरनरी वर्तमान युग 0.01 लाख साल पहले ये था, और आधुनिक प्रजाति के जीव जंतु का उत्पत्ति हुई थी। जैसे जैसे नीचे हम जाते हैं टेबल के नीचे, वैसे वैसे समय भी पुराना होते चला जाता है और जीवों की उत्पत्ति भी उतनी ही पुरानतम होती चली जाती है। तो तृतीय काल को टर्शियरी बोला गया, 3 से टर्शियरी। क्वाटरनरी जानते ही हम लोग 4। और इसमें कौन कौन से काल हैं टर्शियरी में? तो अति नूतन, मध्य नूतन, अल्प नूतन, आदि नूतन, पुरातन। तो हम लोग जानते ही हैं कि नूतन का अर्थ नवीनता से है, तो इसके हिसाब से ये चीज़ है। हाँ, ये एक चीज़ याद करने वाला है कि अत्यंत नूतन काल में क्या हुआ था? तो पूरा मानव और महाकाय स्तनधारियों का लोप हो गया था। तो महाकाय क्या थे? बड़े स्तनधारियों का लोप हो गया, जो बड़े बड़े स्तनधारी थे। और अति नूतन काल में क्या हुआ कि स्तनधारियों प्रजातिकरण की परिणति हुई। तो स्तनधारियों का विकास की जो पॉइंट था, जो विकास का जो दर था, वो सर्वोत्तम किस काल में रहा? तो अति नूतन काल में। आगे देखते हैं कि आदि नूतन काल में क्या हुआ था? तो स्तनधारियों का सर्वप्रथम बार विकास होना प्रारंभ हुआ था और आधुनिकीकरण भी प्रारंभ हो गया था। मध्यजीवी महाकाल में क्या हुआ था, जिसे मेसोजोइक कहते हैं। तो मेसो से आप याद रख सकते हैं, मेसो मिडिल, एम से मिडिल, एम से मेसोजोइक। तो उसमें तीन काल प्रमुख है। क्रिटासियस में क्या हुआ था? तो डायनासोरस का वर्चस्व था और बीज अंडाशनी स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी। बीज अंडाशनी का अर्थ कि जो जैसे कि मेल टेस्टिस होते हैं, सारे जितने भी तरह के मैमल हैं, उस जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें कहने का मतलब कि जो भी पुरुष होते हैं उनकी जो शुक्राणुआं होती हैं, तो बीज अंडाशनी जिसको कहते हैं, तो वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो क्रिटेशियस काल में। तो आप गौर कर सकते हैं कि ये जो विकास हुआ था, जो भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, इन्हीं विकासों की वजह से आने वाले समय में जो अति नूतन काल हुए, उसमें आने वाले काल में जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, उनका अत्यधिक विकास हुआ था। तो उसका जो ओरिजिन हुआ था, उसका बीज कहाँ रखा गया था, उसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो डायनासोरस के काल से है। तो डायनासोरस का वर्चस्व और बीज अंडाशनी का उत्पत्ति दोनों एक ही समय में हुआ था। जुरासिक पार्क हम लोगों ने बहुत बार हॉलीवुड की फिल्म देखी होंगी आप, और हम जुरासिक पार्क बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इतिहास को पढ़ने वाले अवश्य उसको एक बार देखें कि किस प्रकार से धरती के ऊपर अलग अलग जीवों का उत्पत्ति हुई और उनका विकास हुआ। तो डायनासोरस का वर्चस्व सर्वप्रथम बार कब हुआ? तो जुरासिक काल में। और ट्रायसिक काल कब हुआ? तो ट्रायसिक में डायनासोरस और स्तनधारियों का समान सरीसृपों का उद्भव हुआ। तो डायनासोरस, स्तनधारी, मैमल और समान सरीसृप कहने का अर्थ यहाँ पे कि जो सरीसृपों को कैटेगरी में उसे रखते हैं, विशेष प्रकार के जीवों
जीवों को, जो कि पृथ्वी पर और जल पर दोनों पर चल फिर सकते थे। और उस काल में उभयचरों का पूर्ण विकास, उभयचर जिसे एम्फीबियन, वही एम्फीबियन जिसे कह सकते हैं हम लोग, जिसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग के सामने मेढक है। और आगे देखते हैं कि पूरा जीवी महाकाल पे पेलेजोइक है, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें पर्मियन जो 2700 का काल दिखाया जा रहा है, 2700 लाख के आसपास इसका पीरियड था। तो उभयचरों को हटाकर प्रारंभिक सरीसृपों का वर्चस्व हुआ। तो किस काल में? तो पर्मियन किससे संबंधित है? सरीपों से संबंधित है। कार्बोनिफेरस किससे संबंधित है? तो कोयला संबंधित। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला में सबसे ज़्यादा कार्बन होता है, तो इसीलिए इसे कार्बोनिफेरस का काल दे दिया गया। तो कोयला के जंगल में उभयचरों की उत्पत्ति हुई थी। तो उभयचर तो हम लोग जानते ही हैं। तो कार्बोनिफेरस में उभयचरों से संबंधित, पर्मियन में सरीसृपों से संबंधित, डेवोनियन में किससे संबंधित? तो मत्स्य से संबंधित, साइलूरियन में किससे संबंधित? तो प्राचीन मत्स्य से भी पहले एक और मत्स्य की प्रजाति थी, तो उसे प्राचीन मत्स्य कहा गया। और ऑर्डोविशियन जो 5000 लाख साल पहले आए थे, तो उसमें क्या थे? तो पहले रीढ़धारी, जैसे हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है ह्यूमन में, उसी तरह से यहाँ पे था। और जबड़ा विहीन मत्स्य, तो सबसे प्रथम बार जो मत्स्य आया था उनमें जबड़ा नहीं होता था। तो और समुद्र में अकशेरुकी जीवियों का वर्चस्व। तो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर सर्वप्रथम बार कहाँ से हुई थी? तो वाटर बॉडीज से हुई थी, जल तत्वों से प्रारंभ हुई थी। और उसका काल क्या रहा है? तो ऑर्डोविशियन। और कैम्ब्रियन काल क्या था? तो कैम्ब्रियन काल में जीवों की सर्वप्रथम बार शैवालों के साथ अन्य जो तरह के कवच और जो बैक्टीरिया थे, जिनसे मिलकर दोनों का कम्बिनेशन से जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम बार शुरू हुई। तो वह कहाँ से हुई? कैम्ब्रियन में। और उसका विकास कहाँ हुआ? तो ऑर्डोविशियन के काल में। उसमें क्या हुआ कि पहले रीढ़धारी मत्स्यों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि साइलूरियन में और मत्स्यों की और थोड़ा सी वृद्धि हुई, और डेवोनियन में जाके सबसे ज़्यादा मत्स्य विकसित हो गए। और कार्बोनिफेरस में उभयचरों की उत्पत्ति हुई, अर्थात जो जल से जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी वो आगे जाके और विकसित हुए, और वो ज़मीन पर भी रेंगना प्रारंभ कर दिए, तो उभयचर है। और उसके बाद पर्मियन, अर्थात वो जो ज़मीन पे और उड़ भी सकते थे, ये पर्मियन। उभयचरों को हटाकर प्रारंभिक सरीसृप, तो कह सकते हैं कि जो सरीसृप वो थे जो ज़मीन पर और जो पानी में और जो आकाश में, वो तीनों जगह उनका वर्चस्व होता था। तो ट्रायसिक काल में आप देख सकते हैं, मैंने दोस्तों सरीसृपों को शुरुआत के कालों में इसलिए पानी का जीव कहा क्योंकि कुछ ऐसे पक्षी भी डायनासोरस के कैटेगरी में होते थे जो कि तीनों जगह अपना शिकार कर सकते थे। तो इस वजह से आप देखिएगा आगे जाके कि ट्रायसिक काल में किस प्रकार से डायनासोरस की उत्पत्ति हुई। फिर जुरासिक काल में सारे डायनासोरस की जो विकास की पराकाष्ठा है वो परम सीमा तक पहुंच गई। और क्रिटेशियस काल में डायनासोरस का वर्चस्व और ज़्यादा विकास हुआ, और यहीं से उनका अंत भी स्टार्ट हो गया क्रिटेशियस से। पुरातन काल, इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। और आदि नूतन काल में स्तनधारी युग। तो आप देख सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो सर्वप्रथम बार किस तरह से वाटर बॉडी से स्टार्ट हुई, जल तत्व से प्रारंभ हुई जहाँ पे शैवाल थे, और शैवालों के बाद सर्वप्रथम बार मछलियों की उत्पत्ति हुई जो जबड़ा विहीन थे। और उसके बाद जब उनका विकास हुआ तो उनमें जबड़ा आ गया, और वो मत्स्य कहलाए, प्राचीन मत्स्य कहलाया, उनका और विकास हुआ। तो जबड़ा से पूर्ण मछलियों का उत्पत्ति हुआ, और उसके बाद और विकास हुआ। तो उभयचरों की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद और विकास हुआ तो सरीसृपों की, और उसके सरीसृपों के बाद डायनासोरस की उत्पत्ति हुई। डायनासोरस की उत्पत्ति होते होते जब पराकाष्ठा पर पहुंची तो बीज अंडाशनी आ गए, और बीज अंडाशनी के बाद क्या हुआ? तो उसी समय में जो मैमल है, जो स्तनधारी हैं, उनका स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ जीवन। और जो अंततः जो हम लोग का ऊपर का काल है नूतन जीवी काल, उसमें हम लोग जो अभी भी आज भी चल रहा है, तो आधुनिक जीवन की उत्पत्ति और पराकाष्ठा मनुष्य के रूप में या फिर अन्य स्तनधारियों के रूप में आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों कौन सा काल किस जीव से संबंधित है, इसको याद करना बहुत आवश्यक है, ना सिर्फ नेट यूजीसी नेट के लिए बल्कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि जो मनुष्यों का जो नाम है उसे क्या कहा गया? तो उसे होमो सेपियंस कहा गया। और हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि ये होमो जो है वो किसको इंडिकेट करता है? तो होमो जो है जीनस को इंडिकेट करता है, और सेपियंस जो है वो स्पीसीज को सूचित करता है। तो जीनस और स्पीसीज क्या होते हैं दोस्तों, ये इसका अध्ययन हम लोग बायोलॉजी में करेंगे।
और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से जीवन की जो उत्पत्ति हुई, जो पूर्वकालीन होमोनिड अवशेष। तो पूर्वकालीन पूर्वकालीन अर्थात शुरू के काल, और होमिनिड का अर्थ कि होमो का मतलब एक, सिंपल, और होमोनिड संबंध मनुष्य से संबंधित अवशेष। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि न सिर्फ यूजीसी नेट और अन्य यूपीपीसीएस के लिए भी, बल्कि अन्य और छोटे छोटे एग्जामिनेशन के लिए भी ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जिस तरह से सिलेबस में पैटर्न में चेंजेज आ रहे हैं, विशेषकर तौर पे जो लोग बीएड की तैयारी कर रहे हैं और जिनका हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो ये देख पाएंगे कि जो फैक्ट जो पूछे जाते हैं वो कितना ज़्यादा विस्तृत है, तो उनको समुचित लाभ जरूर मिलेगा इन सारे फैक्टों को पढ़ने के बाद। तो आइए देखते हैं कि झाओ कोडियन पेकिंग, जो कि आके आधुनिक चीन में पड़ता है, उसमें जो मानव थे उनसे संबंधित अवशेष कब प्राप्त हुई, तो 1929 में। और दरायपुर जो कि आज के अफगानिस्तान में है, तो 1966 में इसकी खोज की गई। हथनोरा जो भारत में है 1982 में, जो आज के मध्य प्रदेश में है। इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, भारत वाला हथनोरा जो 1982 में मिला। तो डेट याद रखना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो जगह था वो किस देश में स्थित है, और उस देश और वो जगह जो है वो इतिहास के किस कालखंड से संबंधित है, इसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई जगह है तो उसका ज़रूर कोई काल होगा, उस काल में उस जगह का सबसे ज़्यादा विकास हुआ होगा, और वो जगह है तो किस देश में है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। तो आप लोग यूपी में देखें, यूपीएससी के एग्ज़ाम में आप लोग देखते होंगे कि किस तरह से मैप के एग्जामिनेशन में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन में लोकेशन के लिए भी मिलता है। तो अगर आप 1 से 2 पॉइंट भी याद रखते हैं तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप अपने से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हथनौरा में आप लोग देखेंगे कि इस काल में पूरा पाषाण काल का इस्तेमाल होता था, तो पूरा पाषाण संबंधित हथियारों का जब जो प्रयोग था ये इस काल में जब होता था, तो आप कह सकते हैं कि जहाँ पर पत्थरों से संबंधित हथियारों का इस्तेमाल होता होगा वहाँ पे मानव अत्यधिक विकसित नहीं होंगे, उनमें भोजन को पकाने का, भोजन को संग्रहित करने का समझ नहीं होगा, सिलाई बुनाई कटाई इत्यादि जैसी चीज़ें विकसित नहीं होंगी, और जो मानव जीवन होगा वो आखेट पर आधारित होगा। और चूंकि जो जीवन आखेट पर आधारित होगा वो घुमंतु होगा और कहीं ना कहीं जलीय स्रोत के आसपास केंद्रित होगा। वहीं की तो आप देखेंगे कि प्राचीन भारत में, विशेषकर न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वो सभी किसी न किसी नदियों पर बसी हुई हैं। और बिहार में अभी लेटेस्ट में मधुबनी में भी जो खोज हुई थी इसी साल 2021 में, तो यह पाया गया कि वहाँ पे जो जगह है वो आज से 4000 और 4000 या 5000 बरस पहले, लगभग 5000 बरस पहले भी वहाँ पे जीवन थी। तो इस तरह से हम लोग आगे जब देखेंगे तो अलग अलग जगहों के बारे में पढ़ेंगे। एक नज़र और अन्य सारे फैक्ट पे आप डाल सकते हैं। हादर जो लूसी जगह पे है वहाँ पे भी मिला, तुर्कान झील, ओल्डुभई, जिंज टांग, तो ये सारे देश हैं। इन सारे फैक्ट हमारे विश्व के हर कोने में मिलने वाले कोनों से मिलने वाले पूरा पाषाण काल से संबंधित जगह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अफ्रीका और एशिया से संबंधित है, क्योंकि अफ्रीका और को सबसे ज़्यादा भारत को अगर किसी ने प्रभावित किया शुरुआत के कालों में तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने किया, तो वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और यूरोप उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यूरोप से आने वाले होमिनिड जो थे यूरोप तक ही संकेंद्रित रह गए और इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत में आने वाले जो प्रथम होमिनिड थे वो सर्वप्रथम कौन थे, तो ज्ञात होमिनिड सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है, जो 4400 से 1800 लाख के समय में थे और जिनके अवशेष अभी तक अफ्रीका से प्राप्त होते हैं। तो ये फैक्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, कि भारत में आने वाले सबसे पहले आदिम जो मानव थे उनका नाम क्या था, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ए, तो अल्फ़ाबेट में ए से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो भारत में भी जो आदि मानव के आने की प्रारंभ हुआ तो ए से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से। आगे देखते हैं कि केन्या के कुबीफुरा नामक स्थान से तथा तंजानिया के ओल्डुभई गॉर्ज से होमोजीनियस के प्रतिनिधि होमो हैबिलस का आगमन हुआ। तो एक सवाल पूछा गया था कि मानव की उत्पत्ति हुई थी तो उसमें उनके विकास को किस क्रम में आप रख सकते हैं, तो होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो होमो हैबिलिस क्या थे, तो होमो हैबिलस मानव के वो सर्वप्रथम वंशज थे, पूर्वज थे, जो आदि मानवों से आए थे, जो वनमानुष्य से उनकी उत्पत्ति हुई थी। और उन्हें जब थोड़ा सा विकास हुआ
और जो वो चलना फिरना प्रारंभ कर दिए तो उसको होमो इरेक्टस कहा गया। इरेक्टस का अर्थ जो सीधा खड़ा हो। तो चूंकि विकास होने लगी इसीलिए जब मानव धीरे धीरे चल के सीधे चल के खड़े होने लगे तो आधुनिक आधुनिक मानवों का प्रारंभ हुआ, जीवन प्रारंभ हुआ, जिसे होमो सैपियंस कहा गया। तो मानव इतिहास में ये तीन जो विकास के उद्भव से संबंधित ये जो फेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इन नामों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस हम लोग जानते हैं आधुनिक काल को कहते हैं और होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलते थे। तो जाहिर सी बात है जो सीधे खड़े होकर चलते थे तो इसका मतलब वो पहले झुक के चलते थे तो उसका नाम क्या होगा, तो वो होगा होमो हैबिलिस। तो आगे देखते हैं कि केन्या के कूबी फुरा। तो केन्या को के से केन्या और के से कूबी। तो कूबी कन्या कूबी कन्या कूबी कूबी फोरा आप ये फैक्ट दोस्तों याद जरूर कर ले। केन्या से रिलेटेड कूबी फोरा और तंजानिया से रिलेटेड है ओल्डुभाई गॉर्ज, ओल्डुभाई। तो तंजानिया तो ये है कोल्डुभाई। और आगे है कि ये जगह जो है किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनस के जो प्रतिनिधि होमो हैबिलिस थे। जैसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हम लोग की जो मानव है अभी आधुनिक में होमो सैपियंस है, उनके पूर्वज जो थे उनको होमो हैबिलिस कहा गया। तो ये होमो हैबिलिस कहाँ पे मिलते थे, तो केन्या के कोबीफोरा और तंजानिया के ओल्डुभाई गॉर्ज से। होमो इरेक्टस का कहाँ आगमन हुआ, तो होमो इरेक्टस का सर्वप्रथम बार आगमन अफ्रीका में हुआ था, जो कि धीरे धीरे विकसित होकर भारत और अन्य यूरोपीय क्षेत्र में भी चले गए। तो मानव होने का तात्पर्य क्या है, तो मानव होने का एक तात्पर्य ये है कि जो आप देख सकते हैं कि स्कल का यहाँ पे फोटो दिया गया है कि गोरिल्ला, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस की जो खोपड़ी है, मानव कंकाल बने हुए हैं, उसकी किस प्रकार से उत्पत्ति और विकसित होती है। हम लोग की जो लेटेस्ट कैपेसिटी है उसको मापने का तरीका है 1400 सीसी है। तो और ये जो शुरुआत के सर्वप्रथम बार जो जिसे होमो हैबिलिस कहा गया, ये जो इस साइड जो आपके सबसे लेफ्ट साइड में जो पिक्चर बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि कितना चिपका हुआ ब्रेन है और ऊपर वाला हिस्सा कितना छोटा है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो सेरेब्रम का हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा जो दिमाग के सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा होमो इरेक्टस में कितना ज़्यादा विकास हुआ। और होमो सैपियंस में वही आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाके ये संघनित हो गया। संघनित करने का अर्थ कि और ज़्यादा कम स्पेस इसने लिया और इसकी क्षमता भी अत्यधिक बढ़ गई। तो इस प्रकार से विकास हुआ। और ये दोस्तों याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस तीनों के दिमाग की क्षमता क्या थी। तो होमो हैबिलिस की दिमाग की क्षमता 200 सीसी से लेकर 400 सीसी तक थी, क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी का अर्थ क्यूबिक सेंटीमीटर है। क्यूबिक सेंटीमीटर जो कि संघनता को दर्शाता है, डेंसिटी को दिखाता है। और वहीं जो होमो हैबिलिस थे उनका जो दिमाग की जो क्षमता थी, जो कैपेसिटी थी, उसके 600 से 700 के आसपास रखा गया क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो होमो सैपियंस थे उनको 1400 सीसी रखा गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 1,30,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस, जिसे नियंडरथल कहा गया, तो वो नियंडरथल अफ्रीका और एशिया के आसपास में उनकी उत्पत्ति हुई और उसी से होमो सैपियंस का उद्भव हुआ था। तो होमो सैपियंस किससे संबंधित हैं, तो नियंडरथल से संबंधित हैं। नियंडरथल से संबंधित और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है कि नियंडरथल ही वो सर्वप्रथम थे जो मानव जिनकी संस्कृति से दफनाने की प्रक्रिया का पता चलता है। तो डिस्कवरी चैनल में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा या फिर आप देखेंगे जब उन चैनलों में आप जाएंगे तो ये आप पाएंगे कि किस प्रकार से नियंडरथल लोग जो पूर्वी यूरोप और अफ्रीका और एशिया के जो खासकर अफ्रीका और यूरोप के जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, जो सीमा के क्षेत्र हैं, वहाँ पे नियंडरथल की उत्पत्ति हुई। तो वहीं से सर्वप्रथम बार दफनाने के जो है प्रथा प्रारंभ हुई थी। और इसका पुष्पेंद्र सिंह ने अपनी किताब में अच्छे से जिक्र किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि होमो सैपियंस जिनका उद्भव नियंडरथल से हुआ था वो 10 से 20 लाख वर्ष पूर्व जावा से होमो इरेक्टस के अवशेष पा गए। तो हम लोगों ने देखा कि होमो हैबिलिस जो कि केन्या के कोबीफोरा और तंजानिया के ओल्डुभाई गॉर्ज से और किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, और होमो सैपियंस का किस प्रकार से नियंडरथल से हुआ। तो होमो इरेक्टस का उद्भव कहाँ से हुआ, तो इसका सर्वप्रथम सबसे पुराना वो अवशेष जो कि बताता है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, विश्व के किस क्षेत्र से हुई थी। होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस
इरेक्टस, वो मानव जो सीधे होकर चलना जानते थे, उससे संबंधित सबसे पहला और पुराना साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? तो वो मिलता है चीन के बीजिंग से, जिसे कि झाओ कोरियन गुफा से प्राप्त होता है, जो कि 5.8 लाख से 2.5। तो ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पर ये याद रखना बहुत ही आवश्यक है कि झाओ कोरियन जगह कहाँ पे है। तो झाओ कोरियन नामक जगह आज के आधुनिक चीन में पड़ता है, और वहीं से होमो इरेक्टस यानी कि मानव के सीधे होकर चलने की जो सर्वप्रथम बार जो संस्कृति प्रारंभ हुई वो कहाँ से हुई थी? तो झाओ कोरियन से। आगे देखते हैं इथियोपिया के हितो नामक स्थान से। तो इथियोपिया पिया से आप याद कर सकते हैं, हित, जो आपके हित में से वही आपका पीत है, वही आपका पिया है, वही आपका मीत है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि वहाँ से होमिनिड अवशेषों के साथ पत्थर के औजार और कई जानवरों के हड्डी मिले। तो इथियोपिया नामक राष्ट्र के किस स्थान से होमिनिड से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो हितो नामक स्थान से। वहाँ से क्या मिले हैं? तो हड्डी मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि शुरुआत कालों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हड्डी औजार इत्यादि मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक फैक्ट को याद करना कितना आवश्यक है, दूसरा फैक्ट अपने आप याद हो जाता है कि इथियोपिया सबसे प्राचीनतम संस्कृति से संबंधित है। अर्थात यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आदि मानवों के विकास से संबंधित, और इथियोपिया वहीं से संबंधित है। तो अफ्रीका में आप ये पाएंगे कि जो मानव के सर्वप्रथम बार जो विकास हुआ वो अफ्रीका से ही प्रारंभ हुआ था। आप ये मान के चलिए, ज़्यादातर मुख्य तौर विकास अफ्रीका से ही प्रारंभ हुआ, और वही जाके ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैला। इतिहासकार का एक बहुत सा बड़ा वर्ग इस बात को मानता है, सभी नहीं मानते हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए जाते हैं। हम लोग दूसरी किताबों में पढ़ेंगे कि वो क्या सिद्धांत है, और सबसे ज़्यादा अभी पुख्ता सिद्धांत अफ्रीका वाला ही है। इसीलिए इथियोपिया के हितो नामक जगह को आप याद रखें, और बाकी इसमें से कोई भी फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार इस हाईलाइटेड फैक्ट को आप लोग जरूर पढ़ सकते हैं। आप अनहाईलाइटेड फैक्ट जो है, फैक्ट हाईलाइटेड नहीं है, तो आप यह पाएंगे कि जो इतिहासकार का एक आप उसे कमजोरी कहें या फिर उसकी विशेषता कहें, कि अपनी बातों को समझाने के लिए इतिहासकार साहित्यकारों की तरह ही लागने और लपेटने का काम भी करता है। एक ही बातों को बार बार रिपीट करना, ये एक बड़ी कमी है जो कि आपको सभी इतिहासकार में मिल जाएंगे। और यही कमी एक अच्छाई भी है, क्योंकि अगर बातों को समझाया नहीं जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ फैक्ट ही देके छोड़ दिया जाएगा, तो वो फैक्ट जो चीज़ें आपको मिली है किसी जगह को खोदने से, सिक्का ही मिला, तो उस सिक्का का क्या महत्व है, वो सिक्का किस चीज़ से बना था, वो सिक्के के ऊपर किसका फ़ोटो है, और वो फ़ोटो क्या क्या इंडिकेट करता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक फैक्चुअल फैक्ट एक ही है कि वो सिक्का किस काल में मिला, लेकिन उस फैक्ट के ऊपर इतने पैराग्राफ और इतने पेजेस लिखे गए कि उस फैक्ट का क्या क्या संबंध और क्या क्या महत्व है, इसको आप लोग जानें। तो फैक्ट को याद करना सिर्फ हमारे लिए इतना ही महत्वपूर्ण है कि वो सिक्का किस चीज़ से बना है, किसके द्वारा जारी हुआ, और वो किसके काल में जारी हुआ, और किस किस जगह वो सिक्का मिला है। तो इतना ही महत्वपूर्ण है, परंतु उसका एक्सप्लेनेशन अगर किया जाए तो वो बहुत सारा चीज़ हो सकता है। तो इतिहास में ये कला होना बहुत ही आवश्यक है, न सिर्फ यूजीसी नेट के लिए बल्कि अन्य सारे एग्जामिनेशन के लिए। कि आप पाएंगे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पीसीएस का एग्जाम हो तो उसमें भी कहा जाता है कि जितना कम से कम शब्द में लिखने के कौशल को, अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की क्षमता को अत्यधिक तवज्जो और मार्क्स दिया जाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि खासकर इतिहास के विद्यार्थियों के लिए कि अगर कम से कम फैक्ट अगर आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं कम से कम शब्दों में, तो आपके पास एक फैक्ट या दो फैक्ट होना चाहिए, और उसी के इर्द गिर्द अपनी आप सारे बातों को रख सकते हैं। तो सिर्फ एक फैक्ट को याद रखने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप एक्सप्लेन हो जाती है। तो वो चीज़ें किस प्रकार से होती है वो लोग हम लोग उसे आगे जाके देखेंगे। तो भारत में देखते हैं कि किस प्रकार से नर मानवों का जो विकास हुआ, जो कि 19वीं सदी में भारत के इतिहास खोजे जाने पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाने लगा। तो भारत में 19वीं शताब्दी में दो ऐसे नर मानव थे जिनको नाम दिया गया रामापिथिकस और शिवापिथिकस। और इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग अब इसे एक और नया इंक्लूड करता है, उसे कहा जाता है ब्रह्मपिथिकस। तो पुरानी किताबों आप देखेंगे कि ब्रह्मपिथिकस की चर्चा नहीं की गई, सिर्फ रामापिथिकस शिवपिथिकस की। ये हाल ही में लेटेस्ट में ब्रह्मपिथिकस को भी जोड़ा गया है। तो राम शिव आप जानते हैं, राम शिव दोनों आप याद कर सकते हैं आसानी से, शिव और राम और ब्रह्म। तो पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के संचालक कौन? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों से संबंधित है। तो ये तीनों किससे संबंधित है? तो नर मानव जो भारत में सर्वपहले प्रथम बार जो आए उसे देव बानर भी कहा गया। और ये कहाँ मिले? तो शिवालिक के हिमालय में। जाहिर सी बात है कि हिमालय क्षेत्र पर न सिर्फ रहने के लिए आश्रय था, बल्कि वहाँ पे फल फूल कंद मूल इत्यादि थे, और जंगली जीव भी थे जिनका आसानी से शिकार किया जा सकता था, और शिकार करने के लिए औजार भी मौजूद होते थे, और साथ ही साथ पीने के लिए स्वच्छ पानी भी होता था, और
ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही सूटेबल इन्वायरमेंट था, जिस वजह से आदि मानव का बहुत ही अत्यधिक शुरुआती चरण विकास का है भारत में, वो हिमालय के क्षेत्रों से देखा जा सकता है, जो कि बाद के क्षेत्रों में गंगेय क्षेत्रों में और अन्य तटीय और मैदानी क्षेत्रों में भी जाकर वो विकसित हो गए और बढ़ गए। तो आगे देखते हैं कि श्रीलंका के फा हियेन लेना और बटाडुम्बी लेना, बेली लेना और आलू लेना गुफा जैसे स्थानों से आधुनिक मानव के पुरावशेष प्राप्त थे। आप देख सकते हैं गाइज कि किस प्रकार से यहाँ पे सभी जगह लेना लेना लगा हुआ है। तो श्रीलंका वाले सिर्फ लेते ही हैं, भारत में आते हैं तो वहाँ पे गया में जाते हैं और वहाँ पे गौतम बुद्ध के जो अवशेष, गौतम बुद्ध के से संबंधित और सम्राट अशोक से संबंधित जो वृक्ष है उसे आप वहाँ का राजा ले गया था और वहाँ उसने लगाया भी। और तो आप कह सकते हैं कि लेना लेना शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो श्रीलंका से संबंधित होगा। तो वो कौन सा जगह है? तो फा हियेन लेना, बटाडुम्बी लेना, बेली लेना, आलू लेना, ये सब अल्लू लेना और आलू। तो इसे आप याद रख सकते हैं कनेक्ट करके चीज़ों को।